रस निष्पत्ति और रस सूत्र के व्याख्याकार, इन पे चर्चा करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी हमने पढ़ा पिछली अध्यायों में, पिछली क्लासेस में, कि रस सूत्र के व्याख्याकार, रस सूत्र के रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र का प्रतिपादन किया। वो क्या क्या रस सूत्र था? वो कहते हैं ना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इस सूत्र का इन्होंने प्रतिपादन किया और इसी के व्याख्याकार हुए। इसी रस सूत्र को व्याख्यायित करने वाले कुछ विद्वान हुए जिनकी व्याख्याएं बहुत प्रसिद्ध हुई, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में कहते हैं। तो भरत मुनि के रस सूत्र में कौन से शब्द प्रयोग किए गए? संयोग और निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये रस की निष्पत्ति इन्हीं पर संस्कृत के करीब 10 से 11 आचार्यों ने विचार कर रस निष्पत्ति की जो समस्या है इसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो ये जो व्याख्याकार, करीब जो 11 व्याख्याकार हुए, 11 व्याख्याकारों में जो 4 मुख्य व्याख्याकार हुए रस निष्पत्ति के, ठीक है, उनमें से नाम आता है भट्ट लोल्लट का, शंकुक का, भट्टनायक का और अभिनव गुप्त का। ये जो प्रमुख मत है जो हमें हर परीक्षा में मिलते हैं, इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? क्रम में लोक, नायक, गुप्त। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले लोक से लोल्लट हो गया, क से शंकुक का क ले लेते हैं, नायक भट्ट नायक का नायक ले लीजिए और गुप्त का अभिनव गुप्त का गुप्त। तो लोक, नायक, गुप्त, ये क्रम में आप इनको याद कर सकते हैं। ये प्रमुख जो 11 व्याख्याकार हुए, इनमें ये 4 प्रमुख मत आते हैं इनके। तो भट्ट लोल्लट, शंकुक और भट्ट नायक, इन 3 व्याख्याकारों के जो ग्रंथ है वो अनुपलब्ध है। ये ग्रंथ, इनके मतों और सिद्धांतों का जो स्रोत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मम्मट के काव्य प्रकाश और अभिनव गुप्त के अभिनव भारती, इन्हीं से इनके मतों का स्रोत मिलता है, मत मिलते हैं। तो ये चारों जो व्याख्याकार हैं इनकी बात करें तो पहले भट्ट लोल्लट की बात कर लेते हैं। भट्ट लोल्लट ने कौन सा सूत्र दिया? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। रस की निष्पत्ति के संदर्भ में जो व्याख्या की इन्होंने, तो भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद आया। तो भरत मुनि के रस सूत्र के जो प्रथम व्याख्याकार के रूप में भट्ट लोल्लट का नाम आता है। और भट्ट लोल्लट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया? उत्पत्ति माना। यही जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप नोट डाउन कर लेना। भट्ट लोल्लट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना? उत्पत्ति को माना। ठीक है, इनके अनुसार कहते हैं कि भट्ट लोल्लट की उनके मत को इसीलिए उनके मत को क्या कहा गया? उत्पत्तिवाद कहा गया। इसी से आप याद कर सकते हैं ना कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, इसीलिए इनका मत उत्पत्तिवाद कहलाया। ठीक है, और उत्पत्ति को आरोपवाद भी कहा गया। क्या कहा गया? आरोपवाद कहा गया। और भट्ट लोल्लट ने संयोग का अर्थ क्या बताया? संबंध से लिया। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, संयोग का अर्थ संबंध माना। यही इन्हीं 2 शब्दों की तो व्याख्या की गई इनके सूत्र में। ठीक है, तो संयोग का अर्थ संबंध से लिया। तो जो 3 प्रकार के संबंध की बात करी इन्होंने, जो 3 प्रकार का होता है, एक उत्पाद संबंध। उत्पाद का मतलब जिससे विभागों द्वारा दर्शकों में रस उत्पन्न होता है, वो उत्पाद हुआ। ठीक है, और गम्य गम्यक संबंध दूसरा बताया इन्होंने। गम्य गम्यक संबंध क्या है? अनुभावों के द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है, वो गम्य गम्यक संबंध हुआ। और तीसरा इन्होंने संयोग का अर्थ बताया, पोष्य पोषक संबंध। पोष्य पोषक संबंध क्या है? इसमें व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 संयोग का अर्थ ये बताते हैं, उत्पाद, गम्य गम्यक और पोष्य पोषक संबंध। ठीक है, तो ये भरत मुनि के इन्होंने बताया। तो यानी उत्पाद का मतलब विभाग, जिसमें विभावों के द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न हुआ, वो उत्पाद कहलाया। और गम्य गम्यक संबंध में अनुभावों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है। और पोष्य पोषक संबंध में व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। ये 3 ये इस तरह से इन्होंने व्याख्या करी रस की सूत्र की। ठीक है, तो भट्ट लोल्लट का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। अभिनव गुप्त का जो अभिनव भारती है और अभिनव भारती और लोचन के साथ साथ मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, उसी में इनके मत का विवेचन मिलता है। ठीक है, तो इनका जो मत है वो इस प्रकार है कि विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर
कहते हैं रस की निष्पत्ति होती है। और ये कहते हैं विभाव रस के कारण स्वरूप है, इनके द्वारा स्थायी भाव उपचित अवस्था का नाम रस है। यानी ये कहते हैं स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम रस है, और ये रस मूलतः अनुकार और अनुकर्ता यानी नट में भी विद्यमान होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो उत्पत्तिवाद की प्रमुख धारणाओं की बात करें तो उत्पत्तिवाद में भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई, और इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके सूत्र में, भरत मुनि के सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं आता है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार क्या होता है, स्थायी भाव ही होता है, जो व्यक्ति उसके हृदय में विद्यमान होते हैं। तो इन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। तो इस त्रुटि या न्यूनता की ओर भट्टलोल्लट ने उल्लेख किया। भट्टलोल्लट ने इस बात का उल्लेख किया कि विभाव आदि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है, और जिसका जिक्र भरत मुनि ने अपने सूत्र में कहीं नहीं किया है। कि अभी हमने पढ़ा रस की 3 प्रक्रियाएं बताई, उत्पत्ति, प्रतीत और पुष्टि माना इन्होंने। ठीक है, स्थायी भाव जब भावों और विभाव अनुभाव और संचारी भावों से मिलकर पुष्ट होता है, कहते हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है, ये उत्पत्तिवाद कहता है सिद्धांत। और भट्टलोल्लट ने स्थायी भाव और रस में अंतर माना है। ठीक है, कहते हैं व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के संस्कार रूप में होते हैं। भट्टलोल्लट के अनुसार रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है, अभिनेता अभिनेत्री केवल उसके अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और भट्टलोल्लट ने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग कर, इसका मतलब होता है अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देख करके भाव उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये इनके सिद्धांत की कुछ बातें थी, इसकी आलोचना भी की गई। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने लोल्लट के मत की समीक्षा करते हुए लिखा, वो कहते हैं कि लोल्लट के मत की दुर्बलता का एकांगिकता यही है, दुर्बलता की, कि उन्होंने केवल रस की वस्तुगत स्थिति पर विचार किया, उसमें भी अनुकृति को महत्व नहीं समझा, अनुकृति के महत्व को उन्होंने नहीं समझा। ये इनकी आलोचना की गई। उन्होंने हृदय की दृष्टि से रस अनुभूति पर विचार नहीं किया। इस दृष्टि से उनके मत की आलोचना कृष्णदेव झारी जी करते हैं। ठीक है, अब दूसरे व्याख्याकार की बात करते हैं, तो दूसरे व्याख्याकार आते हैं शंकुक का अनुमतिवाद। ठीक है, रस सूत्र के दूसरे व्याख्याकार हुए आचार्य शंकुक ने सिद्धांत क्या दिया, अनुमितिवाद। तो भरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार है ये, और ये नैयायिक शंकुक है, न्याय सिद्धांत से संबंधित, जिनका रस सूत्र संबंधी मत क्या कहलाया, अनुमतिवाद कहलाया। और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया, अनुमिति माना, संयोग का अर्थ अनुमाप और अनुमापक माना। तो अनुमिति के अनु को आप याद रखेंगे तो परीक्षा में इनको पहचाना जा सकता है। शंकुक का अनुमाप, अनुमापक और अनुमिति, ये शंकुक के ही शब्दावलियां हैं। ठीक है, तो निष्पत्ति का अर्थ अनुमति और संयोग का अर्थ अनुमाप और अनुमापक मानकर इन्होंने विभाव आदि को अनुमापक तथा रस को अनुमाप्य कहा। तो भट्ट नायक शंकुक ने नायक के 3 जो शुरुआती धारणाओं का खंडन किया और अनुमितिवाद का प्रतिपादन करते हुए ये कहते हैं रस की निष्पत्ति विभाव आदि के द्वारा अनुमाप और अनुमापक भाव संबंध से होती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि शंकुक ने रस की स्थिति को मूल नायक से मानते हुए नटों में आरोप न मान करके ये कहते हैं सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान से पृथक ज्ञान एक चित्र तुरंग न्याय, यानी लिखते हैं ये चित्र लिखे घोड़े को देखकर, ये घोड़ा है, कहते हैं ऐसा ज्ञान, ये कहते ये है नट, मतलब जो चित्र तुरंग न्याय से ये नट राम है, ऐसा करके मतलब दर्शकों में ये अनुमिति और अनुमान का मतलब ये अनुमान कर लेता है दर्शक। ठीक है, तो ये चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा ये थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा किस व्याख्याकार ने दी। ठीक है, चित्र तुरंग न्याय का मतलब चित्र लिखे घोड़े को देख करके जिस तरह से जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसा अनुमान हम हुआ वो चित्र तुरंग न्याय हुआ। तो ये धारणा शंकुक ने दिया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मतलब शंकुक कहते हैं कि जैसे कि कोई नट नटी जो जाते हैं ना, जो हम समझते हैं नट नटी, तो नट के कुशल अभिनय को देखकर जब प्रेक्षक भ्रमवश चित्र तुरंग न्याय के समान
नट में नायक का अनुमान कर लेता है और अपने में न रहता हुआ अपनी वासना से आस्वादित होता हुआ आनंद का अनुभव करता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। ये इसलिए ये चित्त तुरंग न्याय की धारणा को इन्होंने प्रतिपादन किया। तो इनके सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी कि स्थायी भाव का विभाववाद से संबंध के विषय में शंकुक की मान्यता क्या आती है। ये कहते हैं कि विभाव स्थायी भाव के कारण, अनुभाव कार्य तथा संचारी भाव उसके सहचारी है। यानी कहते हैं कि विभाव क्या है, स्थायी भाव के कारण है, अनुभाव कार्य है और संचारी भाव उसका सहचारी है। शंकुक के मत में स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव है, ठीक है, उसकी प्रतीति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि द्वारा संभव होती है। और अनुमान की सहायता से कहते हैं प्राप्त ज्ञान अनुमिति कहलाता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बना चित्त तुरंग ने उसने उसको ऐसा मान लिया, अनुमान करके, तो इसके तीन भेद उन्होंने माने। पूर्वत अनुमान, जो हम लोग इंडियन लॉजिक पढ़ा होगा आपने, अभी नया सिलेबस नेट की परीक्षा में जोड़ा गया, उसमें है पूर्वत अनुमान तो यानी विभाव, शेषावत अनुमान यानी अनुभाव, और सामान्यतो दृष्ट अनुमान यानी संचारी भाव। तो ये पूर्वत अनुमान क्या हुआ, जो हम पहले से कोई अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि बारिश, बादल को देखकर हमने कहा कि बारिश होने वाली है, ठीक है, तो क्या हुआ, पूर्वत अनुमान है। शेषावत अनुमान क्या होता हुआ कि जब हमने रास्ते से हम कहीं आ रहे थे, हमें रास्ते में कीचड़ दिखाई पड़ा, तो हमें क्या पता चला, हमने ये अनुमान लगाया कि लगता है बारिश हुई है। शेषावत, शेष बचे हुए से हमने अनुमान लगाया है ना। सामान्यतो दृष्ट यानी जो समान उसी तरह का एक मतलब उसी तरह के दिखाई पड़ रहा है, उसको देख करके हमें लगा कि अरे ये उसी के जैसा हो सकता है। तो ये तीन तरह के यानी उसको संचारी भाव कहा गया। तो ये कहते हैं इन तीन भेदों से इसी के आधार पर इन्होंने अनुमितिवाद को अनुमान सिद्धांत भी कहा, ठीक है। चित्त तुरक न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बातें आज शंकुक ने कही है। ये ज्ञान और धुआं की जो बात है ना, इंडियन लॉजिक जब पढ़ते हैं उसमें ये पूरे उदाहरण आते हैं, ठीक है, कि जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि अग्नि को पर्वत पर, मतलब जैसे कि अग्नि को देख करके, धुआं को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर आग है ना। तो ये अनुमान हमने लगाया, जरूरी नहीं कि वहां पर है ही, अनुमान लगाया। तो ऐसे ही कहते हैं कि नट और नटी वो भी एक अनुमान लगा लेता है और उसमें आनंदित होता है, अनुभव करता है, ठीक है। इस तरह इस रस की वो निष्पत्ति मानते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अमरनाथ इस विषय में लिखते हैं कि अनुमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रस अनुभूति की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। शंकुक के मत का खंडन किसने किया, भट्टोत ने किया, ठीक है। और वो कहते हैं कि अनुमान से रस अनुभूति संभव नहीं है, भट्टोत कहते हैं, कहते हैं धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। अनुमान तो आप कर सकते हैं, लेकिन धुएं की गर्मी को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। धुएं से हम उसकी गर्मी को नहीं महसूस कर सकते दूर से कि उसमें कितनी गर्माहट है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर आग हो सकती है ना। तो कहते हैं उसी प्रकार जो इन्होंने चित्त तुरक न्याय का वर्णन किया, तो चित्र के घोड़े को घोड़ा मान लेने पर उस पर सवारी नहीं की जा सकती, ये मत दिया भट्टोद ने, ठीक है। मिष्ठान को देख करके, अगर मिठाई को की हम फोटो देख करके हमें उसका स्वाद नहीं मिलता है, वैसे ही ये कहते हैं कि अनुमान करके हम रस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भट्टोत ने इस तरह से कह करके कहते हैं रति भावना का अनुमान करके हम उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है। ये कहते हैं कि इस तरह से ऐसे रस की निष्पत्ति संभव नहीं है, जो उन्होंने अनुमान की बात करी, तो ये भट्टोत उसका खंडन करते हैं, ठीक है। फिर तीसरे व्याख्याकार आते हैं भट्टनायक। भट्टनायक का भोगवाद आया। भट्टनायक का भोगवाद तो भरत के 10 सूत्र के तीसरे व्याख्याकार हैं भट्टनायक, और सांख्य दर्शन के मतानुयायी है भट्टनायक, जिनका भरत मुनि के रस सूत्र संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है, भोगवाद कहलाता है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध बताया। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध, ये मुख्य पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। इनका जो ग्रंथ है वो हृदय दर्पण है, जो कि अनुपलब्ध है, ठीक है। तो इन्होंने आरोपवाद और अनुमितवाद का खंडन करके भुक्तिवाद सिद्धांत के विषय में कहा कि ना तो तटस्थ यानी उदासीन नट या नायक के संबंध से और ना आत्मगत रूप से रस की प्रतीत होती है, ना उत्पत्ति होती है, ना अभिव्यक्ति होती है। ये कहते हैं बल्कि काव्य तथा नाटक में अविधा से भिन्न एक भावकत्व नामक व्यापार होता है, जिसका स्वरूप विभाववादी का साधारणीकरण करना है।
भोग अथवा भावगत व्यापार द्वारा भावना के प्रभाव से अपनापन और परायापन दूर हो जाने से साधारणीकृत से सामाजिकों को निर्बाध रसास्वाद होने लगता है। ये इस तरह की बात करते हैं। सत्व देख प्रकाशानंद संविद्धि शांति, यानी सत्व गुण के उद्रेक से प्रादुर्भूत प्रकाश रूप आनंद का अनुभव ये बताते हैं। तो इनके सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, ये 3 प्रक्रिया बताते हैं काव्य स्वादन की, रस निष्पत्ति की। कहते हैं कि अभिधा की प्रक्रिया एक होती है, भावकत्व की प्रक्रिया होती है और भोजकत्व या प्रक्रिया होती है। अभिधा की प्रक्रिया में कहते हैं काव्य का हमें अर्थबोध होता है। काव्य स्वादन की इस प्रक्रिया को भट्टनायक ने पहला स्थान दिया। जब आप उसको काव्य का अर्थबोध आपको हो गया तो ये रस की अभिधा प्रक्रिया कहलाई, ठीक है। और भावकत्व भट्टनायक के अनुसार काव्य अनुभूति या रस की निष्पत्ति की दूसरी प्रक्रिया या अनुभूति का उद्दीलन है, ठीक है। काव्य अनुभूति क्या है, दूसरी प्रक्रिया। इसको इन्होंने क्या कहा, भावकत्व की प्रक्रिया कहा, दूसरी प्रक्रिया को, ठीक है। जो भावना का व्यापार या साधारणीकरण है। भोजकत्व व्यापार द्वारा रस का आस्वाद कहते हैं सामाजिकों में होता है, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। भट्टनायक की दृष्टि में विभाव आदि के साधारणीकरण होने पर, साधारणीकृत होने पर सामाजिक या सहृदय में रजस तमस का समन होने पर सत्वोदेक होता है, ठीक है। भट्टनायक के अनुसार शब्द की 3 शक्तियां हैं या व्यापार है, अभिधा, भावकत्व यानी भावना और तीसरी भोजकत्व, ये इन्होंने बताई। और भट्टनायक ने रस को अनुमेय या प्रतीत नहीं माना बल्कि भोज्य माना है। उनकी दृष्टि में संयोग का तात्पर्य भोज्य भोजक भाव है, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है, ठीक है, ये बताया। और इनके भोगवाद की आलोचना की बात करें तो भट्टनायक के भुक्तिवाद या भोगवाद के सिद्धांत की जो आलोचनाएं हुई, तो अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व नामक 3 शब्द शक्तियों में भावकत्व एवं भोजकत्व को लक्षणा और व्यंजना के समीक्षक ही माना है और दोनों को अस्वीकार कर दिया है। नगेंद्र की मान्यता है, डॉक्टर नगेंद्र की, कि भट्टनायक के आस्वाद और आस्वाद्य और आस्वाद का तथा रस भोग का जो अंतर है वो वास्तविक ना होकर काल्पनिक है, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई। उसके बाद आते हैं चौथे और अंतिम व्याख्याकार हैं, जो मुख्य मेन नाम आते हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आता है। अभिनव गुप्त ये भरत मुनि के रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैं। वेदांत मत के अनुयायी हैं अभिनव गुप्त और इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध माना, इन्होंने व्यंग व्यंजक संबंध को माना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और अभिनव गुप्त और उनके अनुयायी जो मम्मट है, उनका मत है कि स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंजक व्यंज और व्यंजक यानी प्रकाश और प्रकाशक भाव का संबंध होता है। यानी विभाववादी के संयोग में व्यंजना नाम की अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है, ये अभिनव गुप्त कहते हैं। और कहते हैं उसी के अलौकिक विभावन व्यापार से अर्दिया कहते हैं साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों की वासना जागृत हो जाती है और वही रस की क्या होती, अभिव्यक्ति या निष्पत्ति होती है, ये अभिनव गुप्त कहते हैं। इनकी प्रमुख धारणाओं की बात करें तो अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं है बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है, ठीक है। कथन और तर्क के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी चीजें मिलते हैं इस तरह के। साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं है बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन है, व्यापार है। और अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को स्वीकार किया किंतु भावना और भोग को निर्मूल कल्पना करते इसका खंडन किया। और अभिनव गुप्त ने विभावन व्यापार यानी साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिक विभाव आदि में मैं पर की भावना दूर होने से कहते हैं शत्रुदेव की अवस्था की बातें कहते हैं। कहते हैं जब उसमें मैं पर की भावना से सामाजिक दूर होता है, ठीक है। और अभिनव गुप्त और मम्मट ने मिट्टी के नवीन पात्र में गंध पहले से विद्यमान होने का उदाहरण दिया। यानी वो कहते हैं कि जैसे कि नए मिट्टी के पात्र में गंध पहले से होती है यानी अप्रकट होती है, अब किंतु वो कहते हैं अव्यक्त होती है, अप्रकट होती है, उसी तरह वो कहते हैं कि सामाजिकों के अंतःकरण में भी प्रेम व्यापार यानी रत या संस्कार जो होते हैं वो पहले से होते हैं, वो क्या होते हैं, अप्रकट होते हैं, अव्यक्त होते हैं।
ये इन्होंने तर्क दिया। और जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट हो उठती है, ये बताते हैं, उसी प्रकार कहते हैं काव्य नाटकों के विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति हो जाती है। इस तरह का उदाहरण इन्होंने दिया। ठीक है, तो मिट्टी के पात्र वाला उदाहरण आप अभिनव गुप्त का है, ये याद रखिएगा। सामाजिक सहृदय और सामाजिक को रस का आस्वाद होता है, ये कहते हैं। इनकी विशेषताएं हैं अभिव्यक्तिवाद की। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में होती है और साधारणीकरण को ये भावना का व्यापार न मानकर व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम मानते हैं। ठीक है, और अभिनय गुप्त रस की अभिव्यक्ति मानते हैं स्थायी भावों को चित्त में पूर्व स्थित मान करके उनके उद्भूत होने की दशा को वो रस निष्पत्ति स्वीकार करते हैं। और अभिनव गुप्त रस को आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। रस को ये भी आनंद स्वरूप यानी ब्रह्मानंद सहोदर माना और रसानंद अखंड और निर्बाध होता है और रस को सुदृढ़ और दार्शनिक पीठिका प्रदान करने वाले अभिनव गुप्त ही है। अभिनव गुप्त ने स्थायी भावों की स्थिति स्वीकार की और सामाजिक कल्पना को रसास्वाद में सहायक माना। आलोचना भी हुई इनकी। डॉक्टर नगेन ने अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत की आलोचनाएं करी। इन्होंने कहा कि अभिनव गुप्त ने भरत के मत को अपने विचारों में इतना रंग दिया कि परिवर्ती काव्य शास्त्र में उसका रूप भी छिप गया, इस तरह नगेंद्र कहते हैं। और कहते हैं काव्य स्वाद और नाट्य स्वास्थ्य में अभिन्नता प्रतिपादित करने के कारण रस के सिद्धांत का महत्व कम हो गया। रस के स्वरूप को एकांत आत्मपरक मान लेने से पूरा बल सहृदयता पर आ गया और इसकी काव्य की सत्ता गौड़ पड़ गई। इस तरह की आलोचना डॉक्टर नगेंद्र इनके मत की करते। अब बात आती है इन चारों में से सिद्धांत श्रेष्ठ किसका था। तो रस सूत्र के चारों सिद्धांतों में जो अभिनव गुप्त का सिद्धांत थी सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। तो इसको आप साधारण रूप में एक शार्ट में आप यहाँ से याद कर सकते हैं। रस सूत्र के चारों व्याख्याकार, ये बस इतना पॉइंट आप याद रखेंगे तो बहुत चीजें आपको याद रहेंगी। तो भट्ट लोल्लट जिनका दर्शन कहलाया मीमांसा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हो सकता है याद रहेगा। डॉक्टर विवेक शंकर की बुक है और उसमें सब आपका दिया हुआ है। तो भट्ट लोल्लट का दर्शन है मीमांसा, सिद्धांत उत्पत्तिवाद कहलाया। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति को माना, संयोग का अर्थ माना उत्पाद उत्पादक संबंध को। शंकुकाय दूसरे व्याख्याकार जिनका दर्शन न्याय कहलाया। अनुमितिवाद सिद्धांत दिया, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति को माना, अनुमाप और अनुमापक संबंध बताया, संयोग का अर्थ। भट्ट नायक सांख्य दर्शन इनका था और भोगवाद सिद्धांत दिया, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति को मानते हैं, भोज भोजक संबंध स्वीकारा इन्होंने, संयोग का अर्थ बताया। और अभिनव गुप्त चौथे व्याख्याकार है जिनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया, सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार कहे गए और दर्शन इनका वेदांत है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति को माना और संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध को माना। ये मुख्य बिंदु है इनके चारों रस सूत्र के व्याख्याकारों के। ठीक है, तो ये था हमारा रस सूत्र के व्याख्याकारों से संबंधित आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।